आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर से दोबारा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था, प्रॉमिस किया था कि हम पीमोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोबारा फिर से हम रिवाइज कर लें। आज हम पुनः सेकेंड सेमेस्टर अर्थात द्वितीय सेमेस्टर एडू 4, जिसका नाम है, पेपर का नाम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, न्यू एफर्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें यूनिट 3, जिसका नाम है यूनिट 3 प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पीमोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रशिक्षण पीमोस्ट हिंदी में सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इंग्लिश में प्रोग्राम ऑफ मासिव ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। I'll repeat, program of massive orientation of school teachers. Orientation अभिविन्यास होता है। सेवारत इन सर्विस, वह शिक्षक जो सेवा में रत हैं, अर्थात से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप लोगों में से कई के माता पिता सेवारत होंगे, आप प्रशिक्षु हो और माता पिता कार्यरत होंगे। तो क्या प्रशिक्षु हो, आपने सुना होगा कि मम्मी इस ट्रेनिंग पर जा रही हैं, पिताजी उस ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग क्या है? जब एक बार आप शिक्षक बन गए, तब किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह का प्रशिक्षण? जी हाँ, बिल्कुल सही, सेवारत अध्यापकों का अभिविन्यास कार्यक्रम यही है, जो आपके माता पिता यदा कदा सेवारत होते हुए भी प्रशिक्षण लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, कभी डाइट जाते हैं, कभी ब्लॉक स्तर पर जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या हुआ, उनका अभिविन्यास कार्यक्रम। अब आपको ठीक से समझ में आ गया, सेवारत, सेवा में रत अर्थात कार्यरत होते हुए भी। अब कार्यरत एक बार हो गए, आपने प्रशिक्षण 2 साल का कर लिया, उसके बाद फिर से क्यों प्रशिक्षण, फिर से प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा स्टैग्नेंट नहीं हो सकती। शिक्षा कभी एक ही प्रकार की नहीं हो सकती, वो बदलती रहती है। क्यों बदलती है? समाज की आवश्यकता अनुसार। समाज बदल रहा है भाई, जब समाज बदलेगा तो शिक्षा में परिवर्तन आएगा। समाज इस वक्त नई नई तकनीकियों से भरा पड़ा है। जब इतनी सारी तकनीकियां हैं, तो हमारे शिक्षक पुराने क्यों रहे? उन्हें भी तो नवीन होना चाहिए, उनमें भी तो नवीनता, नूतन परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। तो ये जो नूतन परिवर्तन किया जाता है, ये यूं तो आ नहीं जाएगा। कुछ टीचर तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ टीचर सेल्फ जील के साथ होते हैं, उनमें अपना जज्बा होता है, वो सीख लेते हैं। मगर क्या होगा उन शिक्षकों का जो अपने आप नहीं सीख सकते? तो उनको फोर्सफुली बुलाकर, इनवाइट करके, आपने देखा होगा अभी इस वक्त लॉकडाउन में कुछ लोग जबरन बाहर आ जाते हैं सड़कों पर। कई जगह मैंने देखा पुलिस वाले उनकी आरती उतारते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लॉकडाउन तोड़ने पर उनकी आरती उतारी जाती है। तो कुछ लोग सेल्फ अवेयर हैं, खुद से अपने आप को लॉकडाउन किए हुए हैं, जैसे कि हम आप घरों में रह रहे हैं। मगर कुछ लोगों को रास नहीं आता, चलो जरा तफरी माराएं, चलो जरा बाहर घुमाएं, तो घूमने निकल जाते हैं।
इसी तरह से कुछ शिक्षक इन आभूषणों से अपने आप को वंचित रखते हैं। आपको पता है कि शिक्षक का आभूषण क्या है? चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। तो चॉक तो उसका एक शस्त्र है। उसी तरह से जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो चॉक को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे? जी हाँ, लैपटॉप है आपके पास, ये ऐप भी है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। ये सब क्या है? ये तो नूतन परिवर्तन है। बस इसी प्रकार से हम सेवारत शिक्षकों को भी इन आभूषणों से अलंकृत कर सकते हैं। कैसे? उन्हें अपने पास बुलाएं, या तो आप अपने आप सीख लीजिए, वरना हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। तो यही होता है हमारा प्रोग्राम ऑफ मासिव ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ताकि पिछड़े ना रहे वो, और हमारे शिक्षक किसी भी नूतन परिवर्तन को अडेप्ट कर सके, उससे अपने आप को अनुकूलित कर सके, और हमारे जो छात्र हैं, भावी भविष्य है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से सरल और सुस्पष्ट शिक्षण शिक्षा दे सके। तो प्रशिक्षु, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रोग्राम ऑफ मासिव ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ये समझाने का तरीका, और लिखने के लिए, क्योंकि हम खाना बनाते हैं उसके बाद अच्छी तरह से उसको थाली में सजा कर परोसते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन शब्दों से मत घबराइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही शब्द लिखने पड़ते हैं, और लिखना भी चाहिए, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए इनको थोड़ा इस तरह से भी समझते हैं। तो इसकी कहानी या इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे शब्दों में समझ लें। देखिए, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है एससीईआरटी यूपी। एससीईआरटी क्या है? आप जानते हैं, राज्य स्तरीय संस्था है जो लखनऊ में स्थित है। उसकी विभिन्न इकाइयां और डाइट्स, ये इनके ये लोग क्या करते हैं? ये शैक्षिक प्रशासकों को और शिक्षकों को, शैक्षिक प्रशासक, प्रिंसिपल्स, और जो सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, जो कि मुख्य रूप से विषय आधारित एवं दक्षता अथवा कौशल आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य सेवारत शिक्षकों को नई शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों, कार्यशालाओं से परिचित कराना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नीतियां एक सी नहीं रहती, समाज में परिवर्तन के साथ शिक्षा बदलती रहती है, राजनीति में परिवर्तन के साथ शिक्षा बदलती रहती है, समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा बदलती रहती है, और उसमें नई टेक्नोलॉजी आते ही शिक्षण की तकनीकी भी बदलती रहती है, शिक्षण की विधाएं भी बदलती रहती है। तो उसी के पंक्ति में आगे शिक्षकों को शिक्षण और कक्षा प्रबंधन के उन्मुखीकरण का ज्ञान देना होता है। अब कई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर उनका कक्षा प्रबंधन अच्छा नहीं होता है। शिक्षण वो अच्छा कर लेते हैं, मगर शिक्षण के साथ साथ कक्षा को भी प्रबंधित करना है। कक्षा प्रबंधन में क्या आता है? आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से, कैसे बच्चों को बिठाना है, किस तरह से बच्चों, कौन सा कमजोर बच्चा है, किसको दिखाई नहीं देता, कौन सा हैंडीकैप्ड बच्चा है, ऐसे बच्चों को आगे बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो बच्चों के मन में आए उसी तरह से बैठ जाए, नहीं। और दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे उत्तर प्रदेश की है बहुस्तरीय या बहुकक्षीय टीचिंग। यहाँ पर तो फलाने कक्षा के इतने बच्चे हैं, चौथी कक्षा के 10 बच्चे, 12 बच्चे या 100 बच्चे, किसी के 50 बच्चे, किसी के 25 बच्चे, और इस तरह से उनमें उपस्थिति कितनी होती है आपसे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो आए, किसी दिन नहीं आए, उनको एक ही क्लास में बिठा के पिछला भी रिवाइज कराना है, तो कक्षा का प्रबंधन बहुत ही खराब हो जाता है। तो
ऐसे समय पर किस प्रकार से हम कक्षा को प्रबंधित करें, किस प्रकार से हम उन बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट उनके आवश्यकता अनुसार करें, ये सब भी इसमें इन कार्यशालाओं में, इन कार्यक्रमों में समझाया जाता है। अब पी मोस्ट जो है, इट्स नथिंग बट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के का ही प्रतिफल है। पी मोस्ट कहीं अलग से नहीं आया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सर्वेक्षण उससे पहले किया गया था, तो ये पाया गया कि ये कठिनाइयां हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आ रही है कि उन्हें बहुस्तरीय टीचिंग करनी पड़ रही है, ऐसे में कक्षा प्रबंधन भी उनके लिए दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए ही उन्होंने ये रिकमेंडेशन, ये संस्तुति अपनी प्रस्तुत की थी कि विद्यालयी शिक्षकों को, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को, शिक्षक प्रशिक्षकों को भी, यही नहीं, शिक्षक प्रशिक्षकों को भी, शिक्षक प्रशिक्षक कहाँ होते हैं? आपके डाइट पर, उनको भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अंदर ज्ञान, योग्यता और शिक्षण कौशल, सबसे पहले उन्हें इन बातों का ज्ञान दें कि भाई आपको ये कठिनाइयां आती हैं, तो ये इसका समाधान है, उसको इन शिक्षण कौशलों द्वारा आप दूर कर सकते हैं। फिर उनमें योग्यता या कैपेसिटी इनकलकेट करना, पोटेंशियलिटी, उनको पोटेंशियल बनाना, ठीक है। इन सब के लिए ही हमारा पीमोस्ट कार्यक्रम यानी अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी के लिए, अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए ही स्पेशली कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई। उनमें कौन सी संस्थाएं हैं? डाइट है और अत्याधुनिक शिक्षा संस्थान है। डाइट आप जानते हैं जिला स्तर पर होता है, और अत्याधुनिक शिक्षा संस्थान, जिनको IASE यहाँ लिखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस एजुकेशनल स्टडी, इनकी स्थापना की गई ताकि हम इन सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सके। अब सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए टेक्निक क्या अपनाई गई? टेक्निक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक अपनाई गई, इसके लिए भी तकनीक की जरूरत है, तो वो टेक्निक अपनाई गई, प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार किया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गई। अब ये प्रशिक्षण सामग्री कैसे विकसित की गई? ये राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की संस्था कौन है? सबसे पहले तो आप NCTE ले लीजिए, तो NCTE ने नियोजन किया, उसके बाद NCERT के पास गया, नीपा के पास गया, तो नेशनल लेवल पर जो संस्थाएं थी उन लोगों ने इसकी प्लानिंग की। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसमें और सुधार के लिए राज्य स्तर के विशेषज्ञों की हेल्प ली गई, और वहां से फिर प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार किया गया। राज्य स्तर ने कैसे तैयार किया? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के विशेषज्ञ, परिषद के विशेषज्ञ, अध्यापक और स्वयंसेवी संस्थाओं के विशेषज्ञों के माध्यम से नियोजन किया गया। किसका नियोजन किया गया? प्रशिक्षण मॉड्यूल का। फिर उसका परीक्षण भी कराया गया। प्रशिक्षण कराने के उपरांत उसे अंतिम रूप दिया गया। अंतिम रूप देने के बाद वो किसके पास आ गया? ये प्रशिक्षण मॉड्यूल, ये आ गया राज्य स्तर के पास। अब एक बार प्रशिक्षण मॉड्यूल बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा परमानेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं, उस पर भी समय समय पर पुनरीक्षण होगा, पुनर्वीक्षण होगा, रिवीजन होगा, रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद अगर कोई नवीन धाराएं या नवीन विधाएं आती हैं तो उनसे उसे जोड़ा जाएगा। ठीक है,
तो एक बार बनने के बाद ये नहीं कि कार्य समाप्त हो गया, नहीं, ये चलता रहेगा और इसमें जो भी नई तकनीकी आएगी उनको जोड़ा जाएगा। समझ में आई बात? अब आ जाइए इसको समझने के लिए एक बार फिर से, जो राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर होते हैं, पहले मैंने बताया राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर किसको ट्रेन करते हैं? राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर को। राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करते हैं। जिला स्तर से फिर ब्लॉक स्तर के लोगों को बुलाया जाता है। अब ब्लॉक स्तर के लोग जब आ गए तो वो क्या करेंगे? विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को बुलाएंगे और उन्हें अपने सेंटर पर, जैसे बीआरसी होता है, आपको पता होगा, बीआरसी पर ट्रेनिंग दी जाती है। आपके अक्सर माता पिता बीआरसी, हर ब्लॉक का जो बीआरसी होता है उस पर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहां पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, या डाइट में जाते हैं, 2 जगह जरूर जाते हैं। एससीईआरटी के भी ट्रेनिंग होती है मगर वो बहुत ही कम होती है ज्यादातर, और या तो शैक्षिक प्रशासकों के लिए होती है, ज्यादातर स्कूल टीचर्स के लिए ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब उसके बाद जब प्रशिक्षण ये प्राप्त कर लेते हैं ये शिक्षक, फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। इस पर भी वो अपने नवाचार को अपने साथी शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई छूट भी गया या कुछ उनके पास भी नई टेक्नोलॉजी है, तब भी वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। अब इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए मार्च 1999 तक हमारे देश में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 451 डाइट्स और 34 अत्याधुनिक शिक्षा अध्ययन संस्थान, 451 डाइट्स, 34 IASE की स्थापना की जा चुकी है टिल मार्च 1999। और कितने प्राथमिक अध्यापकों, सी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट प्राथमिक अध्यापक, इसमें माध्यमिक और वो भी है, लेकिन हम उनके बारे में यहाँ हम बिल्कुल स्पेसिफिक है क्योंकि हम डीएलएड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राथमिक अध्यापकों की बात कर रहे हैं तो 10 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब अभी हमने शिक्षण मॉड्यूल की बात की, तो विगत वर्षों में कैसे शिक्षण मॉड्यूल किस तरह से विकसित किए गए, आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में तैयार किए हुए मुख्य मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? इसमें बहुत से हैं, लिस्ट इज वेरी वास्ट। मैंने कुछ एक नाम आपको बताए हैं, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आया था सतत और व्यापक मूल्यांकन का। अब जब सतत और व्यापक मूल्यांकन को इंट्रोड्यूस किया गया स्कूलों में, तो सभी शिक्षकों के हाथ पैर फूलने लगे। उन्हें समझ में ना आए कि ये क्या बला है, कैसे इसको किया जाए। कुछ शिक्षकों ने समझकर उसको करना शुरू कर दिया, मगर कुछ शिक्षकों के पल्ले नहीं पड़ा, तो उनको बुलाया गया और उन्हें एक प्रशिक्षण मॉड्यूल दिया गया, जिसमें उसको करने की उसके सारे स्टेप्स, सारी प्रक्रिया उसमें दी गई कि इस तरह से आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। अर्थात बालक का या छात्र का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाना है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में उसके सारा पूरे वर्ष भर का आचार विचार, स्वास्थ्य, किस तरह से वो उसका बिहेवियर, उसका एटिक्वेट्स, उसके मार्क्स, क्लास में कैसे अनुशासन, उसका गणवेश, ये सारी चीजों पर ध्यान देना है, तब होगा सतत। और उसका पार्टिसिपेशन किसमें? करिकुलर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में वो कैसा है, खेल के मैदान पे वो कैसा है, वो भाषा में कैसा है, गणित में कैसा है, विभिन्न क्रियाओं में। क्योंकि कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, सभी एक प्रकार होते ही नहीं है। और आपको पता ही है कि शिक्षण क्या है,
शिक्षण है उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चों में एक ही प्रकार की शक्ति हो, एक ही प्रकार का पोटेंशियल हो। सब में विभिन्न पोटेंशियल पाया जाता है। हमें तो क्या करना है, हमें उन्हें शिक्षित नहीं करना है, हमें सिर्फ उन्हीं पोटेंशियल्स को बाहर निकालना है। हमें उससे उसका परिचय कराना है, ना कि हमें उसे भटकाव के लिए छोड़ देना है। यूनिडायरेक्शनल दिशा, एक ही दिशा में, ताकि वह अपना भविष्य स्वयं निर्मित कर सके। तो ये हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका सारा प्रोसेस उस प्रशिक्षण मॉड्यूल में बताया गया और वो शिक्षकों को समझाते हुए हैंडओवर किया गया। तब उनको पता चल गया कि इस तरह से हमें रिकॉर्ड बनाना है। उसी तरह से एक और मॉड्यूल आया पर्यावरण अध्ययन का। समझ रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता जब बढ़ गई, समाज बदला। पहले समाज में हम पर्यावरण को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे, उसको संरक्षित करने के लिए हम सारे उपाय करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दोहन शुरू हो गया, समाज बदला। तो अब क्या हुआ, समाज बदलने के साथ साथ हमें जरूरत महसूस हुई पर्यावरण को संरक्षित करने की। तो इसलिए फिर शिक्षकों को इस मॉड्यूल द्वारा समझाया गया, कार्यशाला आयोजित की गई, उन्हें बताया गया कि किस तरह से वो बच्चों को, छात्रों को मोटिवेट करें पर्यावरण संरक्षित करने के लिए। पेड़ ना काटें, किस तरह से पेड़ लगाएं, ये चीजें। अब योग प्रशिक्षण मॉड्यूल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आपने देखा होगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया और मना रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो योग प्रशिक्षण भी, उसकी भी जरूरत पड़ी, फिट रहने की आवश्यकता पड़ी, लोग अपना स्वास्थ्य खो रहे थे, तो स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ी। तो योग प्रशिक्षण, इसलिए योग प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित किया गया। आगे छात्रों के अंदर इस वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए उन्हें बताएं कि योग क्या है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे किया जाए। अब जब समाज में नैतिकता का क्षरण होने लगा, मूल्यों का बोध नहीं, छात्रों में मूल्यों का बोध कम होने लगा, बड़ों का रेस्पेक्ट और कुछ नैतिक बातें जैसे चोरी वगैरह करना शुरू कर दिए, तो अब उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। तो जब जिसकी आवश्यकता पड़ी, उस हिसाब से नवीन विधाएं आई और नवीन विधाओं के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए और उन प्रशिक्षण मॉड्यूल को जिला स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी शिक्षकों को बताया गया, उनसे उनका परिचय कराया गया और उन्हें अपने छात्रों में किस प्रकार से लागू करें, ये उन्हें बताया गया। विषय आधारित प्रशिक्षण भी, विज्ञान विषय को कैसे पढ़ाएं, गणित विषय को कैसे पढ़ाएं, अंग्रेजी विषय को कैसे पढ़ाएं और अच्छे से कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार से बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे और सरल तरीके से किस तरह से सीखेंगे। ऐसे विभिन्न विषय जितने भी आपके डीएलएड में पढ़ाए जाते हैं, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, ये सभी भाषाओं के प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए ताकि वहां प्राथमिक विद्यालय के टीचरों को कोई भी परेशानी उन्हें वो विषय पढ़ाने में ना आए। दिन प्रतिदिन अब अधिकारियों और प्राचार्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण का भी मॉड्यूल विकसित किया गया ताकि वो किस तरह से नेतृत्व करें, क्या क्या कैसे किस तरह से आप आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखें, किस तरह से उनके विकास में योगदान दे, शिक्षकों के विकास में, शिक्षकों को डांटे ना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे प्राचार्य, अधिकारी और प्राचार्य जब बन जाते हैं तो उन्हें किस तरह से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना है, वो सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी वो कुछ ज्यादा शासनात्मक हो जाते हैं।
तो उन्हें लोकतांत्रिक बनाने के लिए इस प्रशिक्षण मॉड्यूल की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। फिर जिनमें जो क्षमता है, क्षमता निर्माण, और जिनमें जो नहीं है, तो क्षमता निर्माण प्रशिक्षण। भाई कोई जैसे प्राथमिक विषय के प्राथमिक शिक्षकों को सभी विषय पढ़ाने होते हैं, आप जानते ही हैं। तो किसी का गणित बहुत अच्छा होता है मगर विज्ञान नहीं अच्छा होता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है तो हिंदी नहीं अच्छी होती, हिंदी अच्छी होती है संस्कृत नहीं अच्छी होती। इस तरह से किसी ना किसी विषय में वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा उनकी कैपेसिटी या पोटेंशियलिटी को बढ़ाया जाता है। क्षमता निर्माण और अधिक अच्छा कर सकें, स्वास्थ्य और सफाई। बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं आप लोग। इस वक़्त सफाई कुछ ज़्यादा हो रही है, 20 सेकंड तक हाथ धोना ही है। बाहर से आने के बाद सब्जियों को कैसे धोया जाता है, तो आप कोरोना में देख ही रहे हैं। तो स्वास्थ्य और सफाई, स्वच्छता, इसकी आवश्यकता गाँव, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, छोटे-छोटे गाँव में जब होते हैं, तो वहाँ के बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी। आपको पता है कई बार ये तक उनको टॉवल, साबुन, पर्सनल हाइजीन की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है, नवीन विधा के अंतर्गत। तो कई प्राथमिक शिक्षक जो हैं, उन्होंने स्कूलों में हाथ धोकर और धुलवाकर, उन्हें हैंड वॉश कैसे यूज़ किया जाता है, टॉयलेट जाने के बाद पानी डाला जाता है, ये सब सिखाया है। तो ये सारी जानकारी जब-जब, जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती है, ये सारी जानकारियाँ सेवारत शिक्षकों को प्रदान की जाती हैं ताकि वो आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आई होप आपको ये टॉपिक पीमोस्ट यानी कि प्रारंभिक जो हाँ, जो सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में, जो कि होगा सॉफ्ट। और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, आज कक्षा समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।